अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। मुआशी भंवर और सियासी गदर में फंसी हुकूमत ने वफाकी बजट 2022 पेश कर दिया है और हैरान कुन अमर यह है कि जिस वक्त वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल कौमी असम्बली में बजट पेश कर रहे थे तो ना तो कोई प्ले कार्ड था, ना नारेबाजी हो रही थी, ना कोई मज़ाहमत थी, ना बजट तकरीर में रखना डालने की कोशिश की जा रही थी, बल्कि ऑपोजिशन लीडर राजा रियाज अपनी कुर्सी पर टांग पे टांग रख के बैठे हुए थे। ऑपोजिशन बड़ी आसानी से, बड़े आराम से मिफ्ताह इस्माइल साहब की तकरीर सुन रही थी, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी ऑपोजिशन, जो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑपोजिशन है इस वक्त, जो सड़कों पर हो, वो ऐवान में मौजूद नहीं थी। और मिफ्ताह इस्माइल साहब बड़े ही खूबसूरत अंदाज में, बड़े स्मूथ अंदाज में, हमवार अंदाज में बजट तकरीर करके चले गए और बड़ी जल्दी बजट तकरीर खत्म भी हो गई। इस बजट तकरीर के अंदर 9,500 अरब रुपए के अखराजात और 4,800 अरब रुपया खसारा, मुल्क की मईशत में बजट खसारा, या फिर यह कहिए कि खसारे का बजट कोई अनहोनी या नई बात नहीं है, मगर जिस अंदाज में यह बजट खसारा 10 साल में बढ़ा है यह खौफनाक जरूर है। यह क्यों बढ़ रहा है इसके ऊपर भी आते हैं, लेकिन उससे पहले आज जिस वक्त वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल ने अपनी बजट तकरीर का आगाज किया तो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत यानी जो आउस्टेड गवर्नमेंट है उसकी इकोनॉमिक पॉलिसीज को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल ने कौमी असम्बली के अंदर जब आगाज़ किया तो उस वक्त तहरीक इंसाफ हुकूमत से मुताल्लिक कहा कि हुकूमत ने गुज़श्ता 4.25 साल की बुरी कारकर्दगी दिखाई है, जिसकी वजह से जो अब तक माशी सूरत हाल है वो उन्हें फेस करना पड़ रही है। गुज़श्ता हुकूमत की नाक़िबत अंदेशी की वजह से माशी तरक्की रुक गई, समाजी ढांचा मुतासिर हुआ और इस दौरान माशी बदइंतज़ामी उरूज पर रही। वज़ीर ख़जाना ने पीटीआई की हुकूमत पर तनकीद करते हुए मजीद कहा कि गुज़श्ता 4.25 साल के दौरान एक नातजर्बाकार टीम ने मुल्क को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया, जिससे सरमायाकारों के एतमाद को ठेस पहुंची। आलमी बरादरी और आलमी मालियाती इदारों के सामने भी बार बार मौक़िफ़ बदलने की आदत अपनाई गई। इसलिए IMF का प्रोग्राम जो इस साल खत्म होना था वो फरवरी में मुअत्तल हो गया और बुनियादी इस्लाहात जो 2019 में होनी थी अभी तक नहीं हो पा रही। वज़ीर ख़जाना ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत की माशी पॉलिसीज़ के ऊपर क्या तनकीद की, सबसे पहले ज़रा वो आपके सामने रखता है। मुसलसल 4.25 साल तक पाकिस्तान और इसके अवाम से जाने किस चीज का बदला लेती रही। इन बदनाअंदेशी की बिना पर समाजी ढांचा मुतासिर हुआ, माशी तरक्की रुक गई और कौमी इत्तेहाद तितर बितर हो गया। इस अरसे में माशी बद इंतजामी उरूज पे थी, जिसकी वजह से आम आदमी बुरी तरह मुतासिर हुआ। रुपए की कदर में बेतहाशा कमी देखने में आई, जिसकी बिना पर हर चीज की कीमत बढ़ गई। इस तरह गरीब और मुतवासित तबके की जिंदगी अजीरन हो गई। पिछले 4.25 साल में एक नातजुर्बेकार टीम ने मुल्क अजीज को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया। हर साल एक नया आदमी बजट पेश करता और हर साल बल्कि साल के दौरान हुकूमत की माशी पॉलिसी तब्दील हो जाती, जिसकी वजह से सरमायाकारों में और डेवलपमेंट पार्टनर्स के एतमाद। अब वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल की बजट तकरीर का ये इब्तदाइया कमोबेश हर आने वाली नई हुकूमत के फाइनेंस मिनिस्टर की तकरीर का इब्तदाइया होता है। यानी हर आने वाली हुकूमत माजी की हुकूमत की माशी पॉलिसियों को तनकीद का निशाना बनाती है। और जिस 4800 अरब के बजट खसारे की हम बात कर रहे हैं, जिस वक्त नवाज शरीफ साहब की हुकूमत 2013 में आई तो नवाज शरीफ जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने अपनी मेडन स्पीच के अंदर ये कहा कि उन्हें रिकॉर्ड कर्जे मिले हैं। जिस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत इक़्तिदार में आई तो उन्होंने अपनी मेडन स्पीच के अंदर, पहली स्पीच के अंदर ये कहा कि मुल्क इस वक्त कर्जों में डूबा हुआ है, जिसके जिम्मेदार गुज़श्ता 30 साल में इक़्तिदार में रहने वाली हुकूमतें यानी पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। और अब जबकि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है तो शहबाज साहब ने भी मेडन स्पीच के अंदर कौम से खिताब करते हुए बताया कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रिकॉर्ड कर्जे छोड़कर गई है। नवाज शरीफ साहब का साउंड तो शायद हम आपको ना सुनवा सके, लेकिन इमरान खान साहब जब आए तो उन्होंने क्या कहा और शहबाज साहब ने अभी मेडन स्पीच में क्या कहा, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता हूं। इस वक्त इकोनॉमिक चैलेंज है पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा। आज पाकिस्तान इकोनॉमी का चैलेंज फेस कर रहा है। हमारा कभी भी तारीख में इतना बड़ा फिस्कल डेफिसिट नहीं था, हमारा कभी पाकिस्तान की तारीख में इतना ट्रेड डेफिसिट नहीं है, कभी पाकिस्तान की तारीख में इतने कर्जे नहीं लिए हुए, कभी पाकिस्तान की तारीख में रुपया इतना नीचे नहीं गिरा डॉलर के मुकाबले में। हमने हुकूमत संभाली तो हर शोबा तबाही की दास्तान सुना रहा था, जो साबिक हुकूमत अपने 4.25 साल की बदतरीन हुक्मरानी के बाद पीछे छोड़ गई। महंगाई की चक्की में मुल्क को इस माशी दलदल में आपने धसाया, को तारीख के बदतरीन कर्ज के नीचे आपने दफन कर दिया। वक्त का पहिया घूमता रहा, चेहरे बदलते रहे, मगर कहानी वही सेम रही। आज भी मिफ्ताह इस्माइल साहब ये कह रहे हैं जो कुछ करना पड़ रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बिछाई हुई माशी सुरंगों की वजह से, ये जो माशी बारूदी सुरंगें बिछा कर गए हैं उसकी वजह से हमें फेस करना पड़ रहा है। IMF के साथ आज हमें कड़वा घूंट पीना पड़ रहा है। अभी सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन सवाल तो सादा सा है
कि अभी आज जो बजट पेश किया गया है जिसमें इतना डेफिसिट है, जिसमें हमारे एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, रेवेन्यू सोर्सेज प्राइमरीली हम टैक्सेस के ऊपर डिपेंड करते हैं, लेकिन इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि मिफ्ता इस्माइल साहब का आज का पेश करदा बजट काफ़ी हद तक मोतदिल मॉडरेट बजट है। जो काबिल टैक्स आमदन वाले अफराद हैं उन पर टैक्स ज़रूर लगाया गया है, लग्जरी आइटम्स के ऊपर टैक्स है, अब जो ख़ास तौर पे जो अशराफिया है उसके ऊपर टैक्स है, लेकिन जो सैलरीड क्लास है उसको ज़रूर पर्क्स एंड प्रिविलेज मिले हैं, उसको एक ब्रीदिंग स्पेस मिली है। 15% सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ा दी गई हैं, इसी तरह 5% पेंशनर्स की पेंशन बढ़ा दी गई है, लेकिन कुछ टैक्सेस लगे भी हैं अपर क्लास के ऊपर, और जो लोअर क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, उसको कहीं ना कहीं रिलीफ भी मिला है। तो हुकूमत ने शायद रैशनलाइज करने की कोशिश की है इस तमाम तर मामले को, क्योंकि हुकूमत इस वक्त दो धारी तलवार पर खड़ी है। नंबर 1 तो ये कि माशी हालात अपनी जगह पर दिगरगू है, मईशत बचानी है, और नंबर 2 ये कि इसकी पॉलिटिकल कॉस्ट भी पे करनी है, सियासी कीमत भी चुकानी है। लेकिन देखना यह है कि जहां बहुत सारा डेफिसिट्स हैं, जहां पे करंट अकाउंट डेफिसिट है, जहां पर ट्रेड डेफिसिट है, जहां पर बजट डेफिसिट है, जहां पर रिकॉर्ड कर्जे हैं, जहां पर एक्सटर्नल डेट पेमेंट्स करनी है, डेट सर्विसिंग की मद में, ये पैसे आएंगे कहां से? नंबर 1, जब मुल्क को डिफॉल्ट करने की बातें हो रही हैं तो IMF प्रोग्राम में जाना बहुत जरूरी है। क्या IMF इस बजट से एग्री कर जाएगा? क्या उन्हें काबिल कबूल होंगे वो तमाम तर टैक्सेस जो लगे हैं? क्या वो ये एग्री कर जाएंगे कि जो आपने 7,000 से ज़ायद अरब के जो टैक्स अहदाफ रखे हैं आप उनको अचीव कर लेंगे, या फिर आपको पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर 30 रुपये लेवी लगानी पड़ेगी, GST बढ़ाना पड़ेगा, और फिर आप कह रहे हैं कि आपकी 11.5% यानी डबल डिजिट्स के अंदर इन्फ्लेशन रहेगी? क्या ये डबल डिजिट्स के अंदर इन्फ्लेशन 11.5%, क्या ये आइडियल फिगर है? इतनी रहेगी? अगर इतनी भी रहती है तो ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 11.7% थी, आपने को बहुत बड़ा मार्का नहीं मारा। लेकिन इन्फ्लेशनरी मेजर्स, इन्फ्लेशनरी जो इंडिकेटर्स है दैट आर लाइकली टू गो अप, वो ऊपर जाएंगे। और फिर हफीज पाशा साहब ने तो ये तक कहा कि इन्फ्लेशन 25% तक जा सकती है। यानी अभी एक रिलीफ देने की बात हो रही है, टारगेटेड सब्सिडीज देने की बात हो रही है, लेकिन साथ ही साथ दूसरी तरफ जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशनरी प्रेशर है, वो बहुत बढ़ने जा रहा है। और जहां तक एक्सपोर्ट्स का पहिया घूमने की बात है, एक्सपोर्ट्स बढ़ने की बात है, क्योंकि ट्रेड डेफिसिट बहुत सारा है, तो एक्सपोर्ट्स अगर बढ़ भी जाती हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जब हुकूमत थी तो उन्होंने $19 बिलियन की एक्सपोर्ट्स छोड़ी थी, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आई तो उन्होंने एक्सपोर्ट्स का पहिया घुमाया, एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और $25 अरब से बढ़ती हुई हमने एक्सपोर्ट्स देखी। अभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मिफ्ता इस्माइल साहब ये कह रहे हैं कि हमारा हदफ एक्सपोर्ट्स बढ़ाने का $35 अरब है। क्या ये अचीवेबल है? और फिर सवाल तो ये भी है कि अगर आप $35 अरब की एक्सपोर्ट्स अचीव कर लेते हैं तो इतनी बड़ी इंपोर्ट्स जो आपने करनी है, उन इंपोर्ट्स को कैसे कटेल करेंगे? आपने टन गंदम इंपोर्ट करनी है, आपने ऑयल इंपोर्ट करना है, आपने पाम ऑयल इंपोर्ट करना है, आपने बहुत सारी ऐसी मशीनरी है इंपोर्ट, उसके ऊपर टैक्सेस जरूर हैं, टैक्सेस लगा के आप रेवेन्यू अर्न कर सकते हैं, लेकिन इस इंपोर्ट को कैसे कटेल करेंगे, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और फिर इंडस्ट्री के लिए क्या कुछ है इसके अंदर, क्या एक्सपोर्ट्स बेहतर होती नजर आ रही है, उनको सबसे पहले बात करेंगे। इस वक्त प्रेसिडेंट FPCCI नासिर हयात मग्गू साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम मग्गू साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मग्गू साहब, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, ये फरमाइएगा कि व्हाट डू यू थिंक, हाउ डू यू सी द बजट जो मिफ्ता इस्माइल साहब ने पेश किया है, आर यू सेटिस्फाइड विद दिस? देखिए, बजट की जो भी स्पीच होती है, मेरा 20 साल का तजर्बा है, वो बड़ी अच्छी होती है, लेकिन बाद में पता चलता है कि उसमें क्या क्या निकल रहा है। जब SRO तो सब चीज़ें आती हैं, तो ऑन फेस ऑफ इट जो हालात हैं उसमें इससे बेहतर स्पीच तो नहीं हो सकती, लेकिन लेट्स सी कि आखिर में होता क्या है इसमें। लास्ट ईयर भी जब शौकत तरीन साहब ने दिया था तो बड़ी अच्छी बातें थी, बाद में जब SROs और सारा बजट सामने आया तो उसमें बहुत सारी चीज़ें वो थी जो स्पीच का हिस्सा नहीं थी। मग्गू साहब, देखें, इस वक्त लग रहा है कि जैसे मिफ्ता इस्माइल साहब ने अपनी बजट तकरीर में कहा कि एक्सपोर्ट्स इज द की, एंड देयर इज नो डाउट जब तक एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ेंगी हमारी जो इकोनॉमी है वो कभी भी प्रोग्रेस नहीं कर सकती या बेहतर नहीं हो सकती, रिवाइव नहीं कर सकती। तो आप देख रहे हैं कि एक्सपोर्ट्स बढ़ने के कुछ चांसेस हैं एज फार एज टारगेट्स आर कंसर्न? देखिए, दो बातें हैं कि आपको साथ एक्सपोर्ट के इंपोर्ट का भी तो एक तखमीना देना चाहिए, उसको किस तरह कंट्रोल करना है। एक्सपोर्ट अगर आपने टारगेट इस साल रखा है 35 बिलियन का, और आपने रेमिटेंस का टारगेट रखा है 33 बिलियन का, तो 68 बिलियन हुए ये, और आज की इंपोर्ट आपकी 11 महीने की 74 बिलियन तो हो चुकी है। इसका मतलब है अराउंड 78 या 80 बिलियन ये टच करेगी इस साल। अगले साल ऑयल प्राइस चूँकि थ्रू आउट अब इनको 120-130 मिलेगी, क्योंकि ऐसे आसार नहीं है कि ऑयल प्राइस कम हो। उसके बाद दूसरा जो बड़ा बिल होता है हमारे पास, वो खाने पीने के तेल का होता है, जो पाम ऑयल, ये सब चीज़ें, वो कीमत 700 से 800 से आज $1800 हो गई। तो इनको जब तक इंपोर्ट का तखमीना और कंट्रोल का तरीका नहीं रखेंगे, इस बजट बनाने का फ़ायदा नहीं है। आपने
30-35 अरब की एक्सपोर्ट रख ली, आपने रेमिटेंस रख ली 32-33 अरब की, लेकिन अगर आपकी इंपोर्ट बहुत ज़्यादा रही तो आपका सारा अंजाम वही होगा जो इस साल होगा, जबकि ग्रोथ रेट भी अच्छा था, एक्सपोर्ट टारगेट भी पूरा हुआ, FDI का रेवेन्यू भी काफ़ी हद तक पहुंच गए, लेकिन इंपोर्ट इतनी बढ़ गई थी कि आपका बैलेंस आउट हो गया और आपका जो ज़र मुबादला है वो इम्पोर्ट्स वो आपका इस काबिल नहीं रहा कि आप मुल्क को संभाल सकें, डॉलर डिवैल्यू हो गया। तो मगू साहब, सबसे बड़ा ट्रेड जो issue डेफिसिट है मेरी इज नज़र में, एक्सपेक्टेड टू गेट ये मोर लोग वाइडन export- देन, इसका मतलब ये है कि जो तिजारती खसारा है हमारा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट इम्बैलेंस है, ये तो फिर रहेगा। देखिए $35 बिलियन की अगर आप एक्सपोर्ट्स जो है वो भी आप सिर्फ एस्टिमेट कर रहे हैं, ऑल्दो आई स्टिल डाउट, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत थी 2018 में गई तो एक्सपोर्ट्स को बहुत ज्यादा नहीं थी, उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत ने आके बढ़ाया, बावजूद इसके कि एक्सपोर्ट्स बढ़ी, हमारी इंपोर्ट्स इतनी ज्यादा हो गई कि ट्रेड डेफिसिट जो है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बढ़ता ही गया और वो हाथ नहीं आ सका। तो आप एक्सपेक्ट करते हैं मुस्लिम लीग नून हुकूमत से कि ट्रेड डेफिसिट के ऊपर को फोकस होगा या ये स्क्वीज होता हुआ नजर आएगा? मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि इन्होंने 25 बिलियन पे मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ली थी जब नवाज जरदारी साहब ने टेन्योर पूरा किया था, और फिर ये 19 पे छोड़ के गए थे, तो ज़्यादा उम्मीद नहीं है। लेकिन बहरहाल जो आजकल के हालात हैं, अगर मान भी लिया जाए कि जो इन्होंने अनाउंस किया 35 बिलियन का टारगेट है, अगर वो कर भी लें तो इम्पोर्ट का टारगेट जब तक सामने नहीं रखेंगे, उसको कट नहीं करेंगे, कर्टेल नहीं करेंगे, तो ये तो हम इसी कहानी पे दोहराएंगे, हम कोई चीज़ हमारी इम्प्रूव नहीं होगी। तो बगू साहब देखिए, इस वक्त तो हम एक विशेष साइकिल के अंदर फंसे हुए हैं, जो एक्सटर्नल डेट सर्विसिंग के मामले में है, जो डेट सर्विसिंग की मद में बहुत सारे पैसे चले जाते हैं, उसके अलावा आप डिफेंस या दीगर जो पेंशनर्स को पैसे देने हैं, तनख्वाहों की मद में पैसे देने हैं, ये अपनी जगह पर, लेकिन बहुत सारा वॉल्यूम हमारा डेट सर्विसिंग का है। तो देखिए, ये तो एक बहुत बुरे तरीके से, जैसे गर्दिशी कर्जा हमारा पावर सेक्टर का है, यहाँ पर भी तकरीबन ये कोई ऐसा ही कोई डेट बनता जा रहा है, कम से कम ऐसा घन चक्कर है जिससे हम निकल नहीं पा रहे हैं। तो उसका भी एक ही वे आउट है कि हम ज्यादा से ज्यादा डॉलर्स लेके आए, एक्सपोर्ट्स करें। तो आपको लग रहा है कि इंडस्ट्री के लिए कोई इंसेंटिवाइज बजट है ये, जिससे इंडस्ट्री को बहुत जो है वो मदद मिलेगी, इंडस्ट्री का पहिया घूमेगा और फाइनली एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे? देखिए, हर सेक्टर की एक ताकत है कहाँ तक एक्सपोर्ट हो सकती है। मतलब ये नहीं हो सकती कि अब टेक्सटाइल सेक्टर अगर 18 किया तो अगले साल 36 कर देगा। उनको बाकी और जो हमारे सेक्टर्स हैं उस पर तवज्जो देनी चाहिए। हमारा जो IT सेक्टर है, हमारी एग्रीकल्चर में हमारे पास अगर डेट्स हैं या और नॉन रिवायती जो चीज़ें हैं, वो हम उसको अगर लेके चलें, काफ़ी चीज़ें जैसे चाइना में हम राइस हम कर रहे हैं, हम उनसे को बात करें, हम कहीं चीनी की पैदावार, मतलब हमें डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि टेक्सटाइल का ऐसा दुनिया में एक्सपोर्ट में सिर्फ 6% है। तो एक लिमिट है हर चीज़ की, एक गहराई है कहाँ तक आप जा सकते हैं। तो जब तक 5 साल के लिए कोई प्लान ना करें कि भाई हमने कहाँ से कहाँ ग्रोथ देनी है, सिर्फ पुराने 5 सेक्टर्स को लेके बैठे रहे, तो उस पर कोई नतीजा खातिर खा नहीं निकलेगा। देखिए, ऑल्दो हमारी एग्रीकल्चर की ग्रोथ बहुत अच्छी रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में, लेकिन आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इनोवेट होने की जरूरत है। वो इनोवेशन आ नहीं रही है, वो वैल्यू एडिशन हो नहीं पा रही। और अभी मिफ्ता इस्माइल साहब ने बताया, देखिए ना, 3 मिलियन टन गंदम तो हम फिर इंपोर्ट करने जा रहे हैं। यानी हमारे इंपोर्ट बिल के अंदर उसको कैसे कटेल करें कि हमारे इंपोर्ट बिल के अंदर बहुत सारी पैरिशेबल आइटम्स आ जाती हैं, उसके अंदर फिर ऑयल आ जाता है, फिर पाम ऑयल हम इंपोर्ट कर रहे होते हैं, खुर्दनी तेल आ जाता है। तो ये होता हुआ दिखाई तो नहीं दे रहा। इंपोर्ट बिल जो है वो फिर बढ़ेगा, उसके मुकाबले में एक्सपोर्ट्स के जितने मर्जी, आप 35 बिलियन का टारगेट जो रखा हुआ ये अचीव कर भी लेंगे तो कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं है। तो फिर क्या देख रहे हैं आप? देखिए, मैं तो कोई अच्छी चीज़ नहीं देख रहा हूँ। अल्लाह मेरी ज़बान, मतलब अल्लाह करे मैं गलत हूँ, लेकिन मैंने ये कहा ना कि जब तक ये बाकी सेक्टर्स, ये 5 रिवायती सेक्टर्स को छोड़ के बैठ के बाकी चीज़ों पे कंसंट्रेट नहीं करेंगे, कुछ नहीं होगा। आप देखें, वीट है, आप जो जब वीट क्रॉप आती है, जब दोबारा सोइंग होती है, उससे पहले 3 महीने पहले अगर आप उसकी इमदादी कीमत का अनाउंस करें तो सब लोग वीट लगाएंगे। ये अनाउंस करते हैं जब क्रॉप आने वाली होती है, वो टाइमिंग गलत है। और मैं आपको बताऊं, मेरा बड़ा लोगों से वास्ता रहा एग्रीकल्चर में, तो वो कहते हैं हमें सब्सिडी नहीं चाहिए, हमारे को सही बीज चाहिए, हमें जो है सही सिस्टम चाहिए। अब देखें, 1700 के करीब हमारे पास कंपनीज है जो सीड सप्लाई करती है। इंडिया में 173 है, जो हमसे 6 या 8 गुना बड़ा मुल्क है। वजह क्या है? हमारे यहाँ गलत सीड, और हमारे यहाँ जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, आधे तो लोग उनके अपने मिले हुए हैं,
देखिए, इसको जंगी मुद्दों पे 3-4 सेक्टर्स को लेके चलना पड़ेगा और उसके लिए पॉलिसी बनानी पड़ेगी, और ये पॉलिटिकल लोग उसमें नहीं होंगे तो पॉलिसी बनेगी। अच्छा बग्गू साहब, जब आप इंडिया के साथ इसका कंपैरिजन कर रहे हैं तो फिर ये भी बता दीजिए कि इंडिया और पाकिस्तान का जो एक्सपोर्ट है उसके वॉल्यूम में कितना डिफरेंस है? हमारी एक्सपोर्ट्स कहाँ खड़ी और इंडिया का इसके मुकाबले में कितना बड़ा एक्सपोर्ट वॉल्यूम है, जरा वो भी बता दें सर। मैं आपको सिंपल बताऊं कि हमारी 10 साल पहले कॉटन की क्रॉप उनसे ज़्यादा थी, आज उनकी हमसे 10 गुना ज़्यादा है। तो उन्होंने प्लान किया ना, उसको ठीक किया चीज़ को। ये तो नहीं कि ठीक नहीं हो सकता। अगर दुनिया में 1 एकड़ से 50 मन ले सकते हैं तो आप 18-20 मन क्यों ले रहे हैं? आप ठीक करें उसको। ये तो नहीं कि नहीं हो सकता, लेकिन उसके लिए जो है एक पॉलिसी और एक विजन, और जो मतलब लोग इस चीज़ को समझते हैं उसको कोई देखे। टारगेट आप बना के चलेंगे तो कुछ होगा, अगर आप टारगेट नहीं बनाएंगे तो नहीं होगा। तो इसमें चूंकि इतना बड़ा सेक्टर है, फूड सिक्योरिटी का मामला है, तो इसमें जो ये बड़े बड़े जो कमीशन बन रहे होते हैं कि इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल बन गई, ये बन गया, इनकी ज़रूरत नहीं है। ये तो एग्रीकल्चर पे एक बन जाए, इस तरह की चीज़ों पे एक 2-3 सेक्टर्स पे कोई एक पॉलिसी बन जाए तो उसका 2-4 साल के लिए लोग रखें जो उसको कंटिन्यू करें। हुकूमत चेंज हो ना हो, कोई ना कोई देखें। आप जब तक उसको ठीक नहीं करेंगे, ठीक नहीं होगा। तब के मैंने आपको कहा कि इंडिया की एक्सपोर्ट कॉटन की जो प्रोडक्शन थी वो हमसे कम थी और आज हमसे जो है 10 गुना ज़्यादा है। उन्होंने कोई इतना बड़ा उनके पास कोई जादू की छड़ी तो नहीं थी ना। ये तो दुनिया भर में हम सब लोएस्ट अपना यील्ड लेते हैं पर एकड़। तो ये बग्गू साहब, तो ये जो स्टैट्स है ना वो 3 ट्रिलियन प्लस जो है बिलियन डॉलर्स उनकी जो है ना 3 ट्रिलियन प्लस डॉलर्स उनकी एक्सपोर्ट्स हैं इंडिया की, और अभी हम 35 बिलियन डॉलर करने की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब दूर तक हमारा कोई मुकाबला नहीं है नंबर 1 तो इंडिया से। दूसरी बात ये सर कि कल मिफ्ता इस्माइल साहब और उनके जोमा ने इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट पढ़ के सुनाई और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की परफॉर्मेंस भी आ रही थी, जिसमें जीडीपी बहुत अच्छी थी, जिसमें लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग पता चल रहा था कि बड़ी है, जिसमें पता चला कि एक्सपोर्ट्स बढ़ी है, जिसमें पता चला कि आपका ज़राई सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। लेकिन एक बात थी जो उसमें जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तनकीद का सामना करना पड़ रहा था, और वो थी महंगाई। आपको लगता है कि ये सारे सेक्टर्स अपनी जगह पर, और एक महंगाई जिसकी वजह से तनकीद की जद में रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अब ये दूसरे सेक्टर जो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे अब भी अच्छा बल्कि उससे बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे और महंगाई कम होगी? देखिए, महंगाई तो एक आलमगीर मसला है ना। वो आप एक मैं कर दूं कि भाई पॉलिटिक्स चलाऊं हर जगह। अब दुनिया में अगर $120 का तेल है तो कोई हुकूमत आ जाए वो कहाँ से कम करेगी? अगर खाने पीने का तेल $1800 का है, उसके बाद देखें हम आयरन स्टील की प्राइस होती थी 1.5-2 साल पहले $450, आज $1200 है। तो वो महंगाई तो एक पॉलिटिकल स्टंट होता है ना। जब आप देखें, मैं कोई आदमी भी, आप अगर नून लीग ले लें, आप पीटीआई ले लें, उनका कोई भी एमएलए एमपी अगर कोई चीज़ 1 लाख रुपए की मंगाता है तो 50,000 की तो नहीं बेचेगा ना। 50,000 की अगर होती थी और आज 1 लाख की हो गई है तो 1 लाख से कम तो नहीं बेचेगा। तो ये महंगाई इंटरनेशनल मसला है और इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या कोई हो, किसी के बस में नहीं है कंट्रोल करना। मैं नहीं समझता। आप भी बाहर जाते होंगे, मैं भी जाता हूँ, हर चीज़ की वहाँ आप देखें तो वहाँ पे लोग इसी हालत में, इसी महंगाई का रोना रो रहे हैं, चाहे लंदन हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे कोई भी आप मुल्क ले लें। इसका तो इम्पैक्ट हर जगह ही है। इट इज़ नॉट समथिंग विच इज़ ओनली इन पाकिस्तान। तो इसका मतलब ये है ना सर कि फिर जस्टिफाइड थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब वो ये कहती थी कि इंपोर्टेड इन्फ्लेशन है, ये जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर आ रहा है इंटरनेशनल मार्केट की वजह से आ रहा है, लेकिन इसके ऊपर पॉलिटिक्स तो होती रही। अब देखेंगे ये कि डबल डिजिट्स के अंदर प्रेडिक्ट की जा रही महंगाई अभी भी 11.7% के ऊपर, लेकिन बताने वाले ये बताते हैं कि ये बहुत आगे जाएगी। अगले दिन मैं सुन रहा था हफीज़ शेख साहब को, वो तो कहते हैं हफीज़ पाशा साहब को कि 25% पे जाएगी। अगर ऐसा होगा तो बहुत अलार्मिंग होगा, गरीब आदमी तो मर जाएगा। सर दूसरी बात यह है कि टैक्स एग्जेम्पशंस की बहुत बात होती है कि जो टैक्स एग्जेम्पशंस दी गई हैं तकरीबन 1.757 ट्रिलियन की, जो एक्सचेकर को नुकसान होता है इसकी वजह से, हाउ डू यू सी कि इसमें कुछ एग्जेम्पशंस मिलेंगी या एग्जेम्पशंस निकाल दी गई हैं सिरे से? देखिए, मैं तो एग्जेम्पशन इन्होंने रखी है, अभी एग्जेम्पशंस तो होनी नहीं चाहिए। जो रियल मार्केट वैल्यू है उसके ऊपर चीज़ें चलनी चाहिए। जब आप एक ख़ास तबके को कोई एग्जेम्पशन देते हैं तो वो उसका बोझ कोई ना कोई तो और उठाता है ना, और आमतौर पे गरीब तबका उसका बोझ उठाता है। तो एग्जेम्पशन तो होनी नहीं चाहिए। ये बस यहाँ एक ऐसा सिलसिला है कि जिसका दाव पड़ गया वो अपना काम कर लेता है, लेकिन एग्जेम्पशन होनी नहीं चाहिए।
अच्छा मगू साहब, लास्टली ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हुकूमत के बारे में कहा जाता है कि ये इंडस्ट्रियलिस्ट फ्रेंडली जो है वो पॉलिसीज लेके आती है, तो क्या इंडस्ट्री खुश है नून लीग की हुकूमत से? क्या इंडस्ट्रियलिस्ट खुश है? ये जो भी बजट आया है ओवरऑल, क्या इंडस्ट्रियलिस्ट ओवरऑल इससे सेटिस्फाइड विद दिस, या आप समझते हैं कि अभी डिससेटिस्फेक्शन का इजहार करेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ जो मुस्लिम लीग की सेकंड गवर्नमेंट थी ना, वो थी बिजनेस फ्रेंडली। अब उसके बाद जो थर्ड गवर्नमेंट आई थी, वो आप तो देखें ना, 25 बिलियन से एक्सपोर्ट को 19 बिलियन पे उठा के पहुँचा दिया, और सारी इंडस्ट्री बंद हो गई। टेक्सटाइल की लूमें और मशीनें जो है वो लोहे के हिसाब से बिक रही थी, तो उस वक्त उनका माइंड सेट कुछ और था। आज वो दोबारा ऐसे मौके पे आए हैं कि उनको दोबारा इलेक्शन कराना है, साल में कराएं, 6 महीने में कराएं, कराना तो है। तो शायद अब इस दफ़ा उनकी पॉलिसी या उनकी अप्रोच हो। पहले तो बड़ी बात कही जाती थी कि 100 रुपये का डॉलर रखा था, 100 रुपये का, लेकिन उससे हमारी एक्सपोर्ट बिल्कुल ऐसी हो गई कि हम बिल्कुल कहीं दुनिया में कॉम्पीट करने के काबिल नहीं रहे। तो हर चीज़ का एक बैलेंस होता है। अगर इस साथ साथ थोड़ा बहुत डिवैल्यू करते तो बाद में इतना बड़ा प्रेशर नहीं आता जो इकट्ठा एक दफ़ा डिवैल्यू करना पड़ा। तो मैं समझता हूँ कि पॉलिसी इस दफ़ा इनकी बिजनेस फ्रेंडली होनी चाहिए, क्योंकि 1 साल बाद फिर इलेक्शन है, कोई लंबा टाइम नहीं है। मगू साहब, इख्तिताम में हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दौर में देखा कि इंडस्ट्रियलिस्ट को जाके मुख्तलिफ हलकों से मिलना पड़ता था, बल्कि मैं डायरेक्टली कहूँ आर्मी चीफ से मुलाकातें हुई आपकी कि ऐसा डेडलॉक आ जाता था, आप बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे। आपको लगता है कि अब भी मुलाकात करनी पड़ेगी या मुलाकात किए बगैर जो है वो काम हो जाएगा? देखिए, आर्मी चीफ से मुलाकात डेडलॉक होता था नैब के ऊपर। मैं खुद कई जगह, मुझे अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है फेडरेशन प्रेसिडेंट के, लोग नैब के जो किस्से होते थे उसके लिए आर्मी चीफ से मुलाकात करने जाते थे। बाकी काम सबके चल रहे थे, और वही 30, 40, 50 लोग थे जिनके काम हर दौर में चलते हैं, और वही 30, 40, 50 लोग हैं जो इस दौर में मैं फिर देख रहा हूँ प्राइम मिनिस्टर हाउस में और जनाब सेक्रेटरीट में देख रहा हूँ। एक जनरल जो आवाम के काम है ना, जिसपे एक पूरी जो है एक सेक्टर का सेक्टर ठीक हो सकता है, वो चीज़ अभी भी लैक कर रही है और लैक करती रहेगी, क्योंकि यहाँ का सिस्टम ऐसा हो गया है कि कुछ लोगों के काम होने होते हैं, क्योंकि हर गवर्नमेंट में वही लोग वहीं बैठे होते हैं, वही चीज़ें चल रही होती हैं। इसीलिए तो हमारा रेवोल्यूशनरी या बेसिक या पैराडाइम शिफ्ट नहीं होता। नासिर हयात मगू साहब हमारे साथ मौजूद थे। और एज़ फार एज इन्फ्लेशन इज़ कंसर्न, तो क्योंकि इंपोर्टेड इन्फ्लेशन है वो तो बहुत जल्दी कंट्रोल होती हुई या कटेल होती हुई दिखाई नहीं दे रही। क्विक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं। आज जो बजट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लेड गवर्नमेंट ने पेश किया है, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या रद्द-ए-अमल है, जानेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। वफाकी हुकूमत के पेश करदा बजट पर तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल लेंगे। इस वक्त रहनुमा तहरीक इंसाफ कंवल शोज़ब साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम कंवल शोज़ब साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो मिफ्ता इस्माइल साहब बजट तकरीर कर रहे थे, और जो एलिमेंट मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग था वो ये कि राजा रियाज साहब बतौर अपोजिशन लीडर, ना तो कोई प्लेकार्ड देखे गए अपोजिशन बेंचेस की तरफ से, ना ही कोई नारेबाजी हुई, बल्कि बड़ा स्मूथ फ्लो, स्मूथ सेलिंग थी मिफ्ता इस्माइल साहब की तरफ से। इस पर कोई कॉमेंट करना चाहें? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच रेहान। देखिए, जो ऐवान एग्जिस्ट ही नहीं करता, एक इम्पोर्टेड मुसल्लत सरकार है और एक झूठा बजट पेश कर रहे हैं, वहाँ पे सब कुछ स्मूथली होता रहे या ना, और इट मेक्स नो सेंस। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? वो जो भी फिगर्स लाए हैं सारे झूठे हैं, सारा एक फ्रॉड का पलंदा है जो उन्होंने पढ़ के सुना दिया, इसलिए उस पर जाके एनर्जी ज़ाया करना उसका कोई फ़ायदा नहीं। और आज एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊँ, कल हमने ख़वातीन ने प्रोटेस्ट किया नेशनल असम्बली के सामने, तो कल तो उनको इतना सा भी शाइबा नहीं था कि वो जो ड्रैकोनियन लॉज पास करने जा रहे हैं उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट होगा। आज सारा दिन वो रेड जोन को सील करके और इतनी सारी रियासती पुलिस को और पता नहीं क्या क्या लेके प्रिजन वैन्स वहाँ पे खड़े रहे हैं। तो ये बेचारों का ये तो हाल है परेशानी में। आज सारा दिन इस एंटिसिपेशन में खड़े रहेंगे, हमने आपका प्लान था कि आप प्रोटेस्ट करेंगे? भाई, हम आपकी स्ट्रैटेजी पे नहीं चलते, अपनी मर्जी से चलते हैं। हम आपको पागल नजर आते हैं कि हम बेतुकी बातों पे प्रोटेस्ट करेंगे? जिस हुकूमत को नहीं हम मानते, उसके बजट को भी नहीं हम मानते, उस पे हमें जाके अपनी एनर्जी वेस्ट करने की क्या जरूरत है? अगर इस बजट की आदाद-ओ-शुमार, इसके स्टैट्स, इसके फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करें तो कहाँ पे आप डिसएग्री करती हैं इस बजट पे? आपको कहाँ रिजर्वेशंस हैं इस बजट के ऊपर? इसमें एक भी बात सच्ची नहीं है। मैं आपको चलें बता देती हूँ चीदा। मेरा प्लानिंग मिनिस्ट्री से ताल्लुक़ रहा है, मैं पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी रही हूँ और अपनी हुकूमत की सबसे पहली पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी थी जो अपॉइंट हुई थी।
इन्होंने अगर, और इकोनॉमी में पढ़ती रही हूँ, मैं ये नहीं कहती मैं इकोनॉमिस्ट हूँ, मैं इकोनॉमी की शागिर्द हूँ, स्टूडेंट हूँ, इसलिए इकोनॉमी पे बात कर सकती हूँ। और स्टैटिस्टिक्स मेरा सब्जेक्ट रहा है, मैथमेटिक्स मेरा सब्जेक्ट रहा है, तो इसलिए मैं इस ऑथेंटिक तरीके से आपको बता रही हूँ कि एक तो इन्होंने जो ग्रोथ का रेट दिखाया है 5%, ये झूठ है। उसके बरअक्स जो इन्होंने इन्फ्लेशन का रेट 11.5% बताया है कि कोई बंदा देख के सर में जाके दीवार में ही मार सकता है। अमेरिका जहाँ पे लो इन्फ्लेशन जैसे मुल्क है, वहाँ इस वक्त इन्फ्लेशन का रेट 9 है। पाकिस्तान इस वक्त 30% से ज़्यादा इन्फ्लेशन को क्रॉस कर रहा है। ये सारे झूठे फज्ड फिगर हैं। जो इसाकदार इनका ट्यूटर बाहर बैठा हुआ है, वहां से वो फोने कर करके इसको डिक्टेशन दे रहा था। और ये अच्छा कमल शोर साहब, आप क्योंकि इकोनॉमी की स्टूडेंट हैं, मैं इकोनॉमी का स्टूडेंट नहीं हूं, तो प्लीज मुझे गाइड करें, मुझे रहनुमाई कीजिएगा। नहीं, मैं जरा ज़मीनी सवाल ले लेना। आपने कहा कि एक तो महंगाई का जो फिगर कोट किया जा रहा है इन्फ्लेशन का 11.5%, ये अनरियलिस्टिक है। दूसरा जो ग्रोथ शो कर रहे हैं 5% की, अनरियलिस्टिक है। देखिए, हमने ये सुना था शौकत तरीन साहब से कि हमारी इकोनॉमी ओवर ईट हो रही है, इसलिए इन्फ्लेशन बढ़ रही है। और आपको जो क्रिटिसिज्म का सामना था वो इन्फ्लेशन की वजह से ही था। अब आपको क्या लगता है कि ये जो मॉडरेट एक फिगर दे रहे हैं कि हम इसको सस्टेनेबल ग्रोथ रखेंगे 5% के ऊपर, तो उससे इन्फ्लेशन बढ़ेगी या इन्फ्लेशन कम होगी? इन्फ्लेशन का बाकी भी सुन लेना। आपने एक सवाल पूरा हुआ नहीं, अगला सवाल नहीं, मेरा ज़िम्नी सवाल डाल दिया। आप जरा तसल्ली से सुनिएगा। देखिए, हमारे वाले को तो अभी आप छोड़ ही देना। हमारे तो ये अशरे शीर नहीं हो सकते। हमारा तो खुद ही हमारी ही परफॉर्मेंस पे जाके एक दूसरे को अवार्ड दे रहे हैं। अभी कल ही इकोनॉमिक सर्वे आया है और 2021-22 का आया है, जो हमारा टाइम है। आपको पता है, एक जो आपका ईयर होता है वो जून से लेके और नेक्स्ट जुलाई तक, वो जून पे ख़त्म हो जाता है, जुलाई से स्टार्ट होता है। तो अभी एक फिस्कल ईयर ख़त्म हो रहा है। तो हमारे टाइम पे ये आपस में एक दूसरे को अवार्ड बांट रहे हैं, जिस पे 6% तो हमने प्रोजेक्शन दी थी और 7% की ग्रोथ रेट आया है। तो ये तो स्टैम्प कर रही है शहबाज निकम्मी नालायक हुकूमत के। हाँ, इमरान खान ने, जिसको ये कहते थे एक्सपीरियंस नहीं है, जिस पे तमाम इल्ज़ामात लगाते थे, उसकी परफॉर्मेंस पे आज खुद अवार्ड बांटते फिरे। FBR को खुद मिफ्ता इस्माइल ने एक्नॉलेज किया और इनके लगाए हुए गवर्नर स्टेट बैंक ने बयानात दिए कि हाँ, PTI की हुकूमत ने तमाम मेयर्स जो हैं वो सीधे लिए थे और ग्रोथ बढ़ी थी। अब मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बताऊँ, देखें, सारी आम आवाम सुन रही है ना, आसान ज़ुबान में बताती है। इकॉनमी की ज़ुबान तो आज आपने सुनी ली होगी। 52 रुपीज़ ये बढ़ा रहे हैं अभी, जो उस पर ऑयल के ऊपर जो टैक्सेस देने जा रही हैं। 262 या 64 रुपए का लीटर तेल जब आप दे रहे होंगे, सारी इकॉनमी आपकी जो 67 से 70% इकॉनमी है ऑयल बेस्ड है। इनके दौर के IPUs या IPPs के जो इन्होंने मुआहदे किए हुए थे, वो इम्पोर्टेड कोल पे थे, जो साहिवाल के प्लांट हैं, और इम्पोर्टेड फ्यूल पे थे। आज क्यों लोड शेडिंग है? हमारे पास तो एक्सेसिव बिजली प्रोड्यूस हो रही थी। अभी तक 30 रुपए लेवी या GST की बात हुई नहीं है पेट्रोल के ऊपर। 25% है, कैपेसिटी चार्जेस 75% है, कैपेसिटी के पैसे नहीं है। आ रही है ना जी, आपको बता रही हूँ। अभी आप देखना, अगर 262 रुपए ना हुई ना, तो मुझे अपने प्रोग्राम में बुला के जलील कर लेना, मैं चुप करके सुनूंगी। आज मेरे से लिख लें आप, कम से कम 252 रुपए इन्होंने तेल करने, और ये इसके शाहिद खाकान अब्बासी ने खुद रजिस्टर कराया है। और ये वो लोग थे जो 75 रुपए और 80 रुपए लीटर की बातें, यही मिफ्ता इस्माइल कहता था, हमें आने तो दो, हम 75 रुपए करेंगे। और फिर वो ये भी कहते हैं कि ये बारूदी सुरंगें आपने बिछाई हैं, क्योंकि IMF के साथ आपने कमिटमेंट की थी, और फिर उसके बाद पेट्रोल 10 रुपए कम कर दिया, बिजली के निर्ख 5 रुपए कर दिए, हमारे लिए आप जो है लैंड माइन्स बिछा गए। तो ये तो बार बार कहते हैं वो बारूदी सुरंगें। और फिर शेख रशीद साहब ने हमारे प्रोग्राम के अंदर ये कहा कि ये बारूदी सुरंगें, क्योंकि खान साहब को पता था और हम 4 माह पहले हमें पता चल गया था, इसलिए हम बारूदी सुरंगें तो बिछा रहे थे। अच्छा जी, मैं ज़रा इसका अब जवाब दे दूं, तसल्ली से सुन लेना। हम कभी भी ना बारूदी सुरंगें बिछा रहे थे, ना हम जाने के लिए आए थे। ये मुझे बताएं कि क्या इनकी 8 तारीख को, 8 मार्च 2022 को, जिन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तहरीक जमा कराई थी, उसमें बहाना क्या लिखा हुआ है? और उससे पहले क्या इन्होंने, जो 27 फरवरी से 8 मार्च तक बिलावल ने लॉन्ग मार्च की थी लाड़काना से, और उसके बाद मरियम नवाज़ ने महंगाई मुकाओ मार्च की थी, उसमें बहाना ये था कि ये हुकूमत महंगाई बहुत ज़्यादा कर रही है, हमें आवाम का बहुत दुख दर्द है, हम तो पट रहे हैं दिल हमारे, इसलिए हम महंगाई की वजह से हुकूमत गिराने आ रहे हैं। और सारे दावे किए थे कि हम महंगाई कम करेंगे। अब हम इन्हें भागने नहीं देंगे इस सारे झूठ पे। ये कोई इलेक्शन लड़के नहीं आए हैं। हमारी आखिरी रात तक अगर 12 बजे अदालतें ना खुलती तो हम हुकूमत छोड़ के जा रहे थे? मुझे बताएं।
किसने आपको कहा कि हम हुकूमत छोड़े थे? जी, और शेख रशीद साहब ने कहा, मुझे मेरे प्रोग्राम में बिछा रहे थे और इन्हें भी पता था, तो ये हुकूमत लेने का पंगा क्यों लिया था इन्होंने? शेख रशीद को साइड पे रखे, मैं उसकी बात को रिजेक्ट करती हूँ। अपनी एक जो पार्टी है उसके बारे में बात करें ना, मैं अपनी पार्टी की तर्जुमान हूं, मैं शेख रशीद की तर्जुमान नहीं हूं। शेख रशीद की सारी बातों को आज तक रिजेक्ट किया जा रहा है। अभी एक उड़ता हमारे होंगे बेशक मिनिस्टर, लेकिन हमारे तो तारिक बशीर चीमा भी मिनिस्टर था, आज किधर बैठा हुआ है? हमारे तो बहुत सारे मिनिस्टर आज इनके साथ बैठे हैं, जो आपके साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। मैं जो आपको बात बता रही हूं इकोनॉमी के फिगर्स, फिर रेहान मुझे अगर आप बात पूरी करने देंगे तो, वरना फिर मैं आप बोल लें, आप शेख रशीद साहब को एंडोर्स कर लें, मैं तो नहीं वो क्योंकि शेख रशीद साहब ने मेरे प्रोग्राम के अंदर ये कहा, मैं इसलिए पूछ रहा हूं। आज आप उनको डिसोन कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। मेरा ख्याल है मेरी और आपकी जो कम्युनिकेशन है उसमें थोड़ा सा डिले है, तो कुछ 10-12 सेकंड्स दोबारा पैगाम ले लेना। मैं आपको बता रही हूं कि मैं शेख रशीद की तर्जमान नहीं, मैं पीटीआई की तर्जमान हूं, मैं इमरान खान की तर्जमान हूं, और मैं आपको कैटेगोरिकली बता रही हूं कि इकोनॉमिक सर्वे आपको क्या इंडिकेटर्स दे रहा है, आईएमएफ की रिपोर्ट ने क्या इंडिकेटर्स दिए हैं, आपको वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ने क्या इंडिकेटर्स दिए हैं, ब्लूमबर्ग क्या बताता रहा है, आपकी हर इकोनॉमिक इशारिया जो है वो पॉजिटिव था। इस वक्त बिल्कुल उससे ऑपोजिट पोजीशन में हम आ गए। सबसे ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन आपके डिप्लीटिंग फॉरेन रिजर्व्स हैं। 0.5 या जो बिलियन है वो तो आज फिर कम हो गया, 9.2 बिलियन आपके फॉरेन रिजर्व्स रह गए हैं। यू आर हेडिंग टुवर्ड्स डिफॉल्ट, ये ब्लूमबर्ग कह रहा है पाकिस्तान को। तो आईएमएफ की जो कड़ी शराइत थी, जो ये फरमाते थे कि ये तो पीटीआई हुकूमत आईएमएफ की, अभी इनसे कहें ज़रा वो अगर ऐसे कोई मुआहदे हैं तो ज़रा दिखा दें। दूसरी बात ये है कि आपने हमारी हुकूमत क्यों गिराई? अगर हमने कोई इस तरह के ये सारे काम हम खुद कर लेते, जूते भी हम खा लेते। आप तो सब ठीक करने आए थे, अब तो आप ये ड्रामे नहीं कर सकते। सो इंडोर्स हो गया कि जिस साजिश का ये हिस्सा थे, असल में ये उस साजिश को अकम्प्लिश करने आए थे और मदाखलत करवा के इन्होंने अपना जो देखिए अब आपने अपना स्टांस दिया है, लॉज में अमेंडमेंट्स ये जहां तक आपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की बात की है, सुन लेना, हुकूमत के जाने से एक महीने पहले फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स डिप्लीट जो आपने एफआईए का बेड़ा गर्क कर दिया है, नैब का बेड़ा गर्क कर दिया है, ये करने आए थे। ये इकॉनमी कभी भी ठीक करने नहीं आए थे, ना इनमें अहलियत है। वो आनियाँ देखो और जानियाँ देखो, जो वो जंगल में बंदर करता था उससे कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, ये भी यही कर रहे हैं। चलिए अब मेरा सवाल ले लें। देखिए ये आपने जो कुछ कहा इकोनॉमिक सर्वे के अंदर, बिल्कुल आपकी ग्रोथ 6% थी, बिल्कुल लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही थी, बिल्कुल आपने एक्सपोर्ट्स में इजाफा किया है, एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, मैं इससे एग्री करता हूं और मेरा ख्याल है कि इससे तमाम जो माहिरीन मईशत है वो भी एग्री करेंगे। एक प्रॉब्लम था आपके साथ कि आप महंगाई बहुत ज़्यादा आप कंट्रोल नहीं हो रही थी, वो ओवर कंट्रोल थी। दूसरी चीज़ आपके काबू से बाहर थी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके साथ जो मसला था वो ये था कि एक तो कर्जे बहुत ज़्यादा बढ़ गए, जो एक्सटर्नल डेट सर्विसिंग है उसकी मद में बहुत सारे पैसे हुकूमत को देने पड़ रहे हैं, आपसे ट्रेड डेफिसिट काबू में नहीं आ रहा था, एक्सपोर्ट्स तो बढ़ी लेकिन इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम आया। तो ये तो हुकूमत कहती है कि अब हमें अगर डेट सर्विसिंग में पैसे देने पड़ रहे हैं या कोई पैसे हमारे बजट के जा रहे हैं या बजट डेफिसिट हमें बहुत बड़ा देखना पड़ता है, तो ये तो हमारी एक्सटर्नल डेट सर्विसिंग या इंटरेस्ट पेमेंट्स है जिसकी मद में जा रहा है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इतना बढ़ा दिया जितना पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मिलकर नहीं किया था। झूठ बोल रहे हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा अगर इनहेरिट किया तो पीटीआई की हुकूमत ने किया है। फ़ौरन आपके रिजर्व्स जो हैं वो 7 बिलियन से नीचे आ रहे थे, डिप्लीटिंग थे। और जो डेट सर्विसिंग की बात कर रहे हैं, 35 साल इनकी हुकूमत और 3.5 साल हमारी हुकूमत, हमने तो ये इनहेरिट किए थे सारे। और डॉलर के रेट के साथ वो जितना भी उसमें आता है, हमने तो डेट सर्विसिंग रिकॉर्ड की है। FBR यानी टैक्स कलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 3.5 साल की हुकूमत में रिकॉर्ड है, आज उसी के क्रेडिट खुद देता रहा है मिफ्ता इस्माइल। तो इनके झूठों पे प्लीज़ मत जाएं, इनका कोई इशारिया जो अभी ये रिफ्लेक्ट करें। अच्छा मुझे एक बात बताएं, इधर से कह रहे जी इकोनॉमी को इन्फ्लेटेड है, इसको हमें स्लो डाउन करना पड़ेगा, हीटेड है, सॉरी इन्फ्लेटेड नहीं है, हीटेड है। 800 अरब का ये दे रहे हैं PSDP। अब मैं PSDP खुद बैठ के बनवाती रही हूँ। 970 अरब का हमने तीसरे साल आके PSDP दिया था। कहते हैं जी कोई ईंट नहीं लगाई, वो जो 10 डैम बन रहे थे आज तक तो पाकिस्तान में बन नहीं रहे थे, आपकी वजह से वापडा का बेड़ा गर्क फिर हो गया। इनका जो बजट ये छोड़ के गए थे, ये 10,050 अरब का बजट छोड़ के गए थे जिसमें एनॉमलीज थी। ऐसे मंसूबे इन्होंने डाले हुए थे जिनके अगेंस्ट कोई एलोकेशन नहीं थी, सारा झूठा बजट था, हमें सारा उसको रीअप्रोप्रिएट करना पड़ा था। अब फिर इन्होंने 800 अरब का जो ये PSDP बना रहे हैं, एक तो इनके पास टीम नहीं थी, इन्होंने कोई तैयारी नहीं की हुई थी, सारा झूठ चौताली जो झूठों का IGA के ऊपर बैठा हुआ है।
अच्छा, उधर कवच पंजाब साहब, में भी यही करने जा रहे हैं। काबीना है नहीं आपकी पास, पूरी फाइनेंस का मिनिस्टर नहीं है, तो बजट कैसे अच्छा, देंगे? कवल साहब, ये लास्टली आपको मैं बता रही हूँ, ये जो अभी आज की तारीख में जो बजट पेश किया गया है, पाकिस्तान के लिए तबाही का इन्होंने चलिए, अंदिया दिया है। अभी लास्टली एक ऐसी खौफनाक महंगाई की वेव आ रही है, और हमारी कंट्रोल्ड महंगाई थी। हमने मीडिया मैंने एक सुन ले बात, जी। हमने महंगाई बिल्कुल कंट्रोल भी की हुई थी, मैनेज भी की हुई थी, लेकिन मरियम सफदर की तरह हमने मीडिया मैनेजमेंट नहीं की थी, इसलिए महंगाई का रोना बहुत ज्यादा था। कवल साहब, लास्टली मुझे बताएं कि आज जो है आईजी इस्लामाबाद ने एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करा दी है आपके लॉन्ग मार्च से मुताल्लिक, और उस पर उन्होंने कहा है कि अगर ये ब्रीच किया है सुप्रीम कोर्ट की इंस्ट्रक्शंस को, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब कसूरवार हैं। उन्होंने डायरेक्शंस दी और लोग 700-800 लोग रेड जोन में आ गए। हाउ डू यू सी दिस? इसके बाद भी इमरान खान साहब जो एक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं, डू यू स्टिल थिंक कि वहां से कोई रिलीफ मिलेगा ऑर्डर, उसके बाद आप लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे? क्विकली बता दीजिएगा, फिर मुझे ब्रेक पर जाना है। जी जी, ये आईजी पुलिस की मिसाल ऐसे जैसे ख्वाजेदा गवाह अपना आके आईजी, तो इसी तरह की रिपोर्ट आनी है ना। रिपोर्ट जरा किसी न्यूट्रल बंदे से बनवा लें। मैं उन न्यूट्रल्स की बात नहीं कर रही जो अपने आप को न्यूट्रल कहते हैं, मैं कह रही हूँ सिविल सोसाइटी से बनवाएं, उन लोगों से बनवाएं, आउटसाइडर जो देख रहे थे से देखें जिन्होंने वो शेलिंग कवर की है, हमसे पूछें जो हमने की है। रहने दें, जब इनके दौरे हुकूमत में यास्मीन राशिद जैसी खातून पे ना टेररिस्ट और वो इसके प्रिया कवल शोज़ साहब, आपके वक्त के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा कवल शोज़ साहब हमारे साथ मौजूद थी। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आईजी इस्लामाबाद ने क्या रिपोर्ट सबमिट कराई है सुप्रीम कोर्ट में, जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतना तिलमिला रही है, इस पर बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ है। वेलकम बैक। इमरान खान का हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च उनके और उनकी जमात की क़यादत के गले पड़ गया है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान जहां हुकूमत के खिलाफ महाजराई पर उतरे हुए हैं, वहीं पहले लॉन्ग मार्च की नाकामी के बाद अगले लॉन्ग मार्च से मुताल्लिक कंफ्यूज दिखाई देते हैं और अपने लॉन्ग मार्च को सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मशरूत करते हैं। इस तमाम तर सूरत हाल में अब नई पेशरफ्त सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मुख्तलिफ इदारों ने इमरान खान के लॉन्ग मार्च से मुताल्लिक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी है, और इस रिपोर्ट को बताने से पहले आपके सामने रखते हैं कि इमरान खान लॉन्ग मार्च और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में क्या कहते रहे हैं, वो कैसे पाकिस्तान के फैसले का इंतजार कर रहे हैं अगली कॉल देने के लिए। सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमारा केस लगा हुआ है। हम सुप्रीम कोर्ट से प्रोटेक्शन चाह रहे हैं कि क्या हमारे पाकिस्तानियों का फंडामेंटल राइट है पुरअमन एहतजाज करें। तो हम सुप्रीम कोर्ट से रूलिंग ले रहे हैं, और उसके बाद जैसी उनका फैसला आता है उसके बाद मैं अनाउंस करूंगा, फिर हम निकलेंगे। अब इमरान खान सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग का इंतजार कर रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई रिपोर्ट में पीटीआई क़यादत को तोड़फोड़, जलाओ घिराव का जिम्मेदार करार दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई रिपोर्ट में कहा गया है कि पीटीआई ने इस्लामाबाद इंतजामिया को 23 मई को श्रीनगर हाईवे पर एहतजाज की दरखास्त दी थी, जिस पर इंतजामिया ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मिनवन अमल किया और पुलिस, रेंजर्स और एफसी को मुजाहिरीन के खिलाफ एक्शन से रोका गया। शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रेड जोन जाने वाले रास्ते बंद कर दिए गए थे, लेकिन मुजाहिरीन के ग्रुप ने डी चौक की जानिब जाना शुरू किया, जहां मुजाहिरीन ने दरख्तों को जलाया, जबकि पार्टी क़यादत ने मुश्तइल अफराद को रुकावटें हटाने और पुलिस के साथ मज़ाहमत की तरगीब दी, जिसमें बेशतर मुजाहिरीन मुसल्लह थे। साथ ही साथ रिपोर्ट में बताया गया कि मुजाहिरीन ने पुलिस और रेंजर्स पर पथराव भी किया, जबकि पुलिस एहलकारों पर गाड़ियां चढ़ाई गई और कंटेनर्स हटाने के लिए भारी मशीनरी का इस्तेमाल भी किया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि पीटीआई रहनुमा इमरान इस्माइल, सैफुल्लाह न्याजी, जरताज गुल और दीगर की क़यादत में 2000 मुजाहिरीन रेड जोन की रुकावटें हटाने की मुतादिद कोशिशें करते हुए रेड जोन में दाखिल हुए, जिन्हें मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया। सोशल मीडिया और मीडिया पर ऐलानात किए गए कि मुजाहिरीन रेड जोन से दूर रहें, लेकिन इसके बावजूद आला क़यादत ने कारकुनान को उकसाया। आईजी इस्लामाबाद की पेश करदा रिपोर्ट में इस बात का भी इंकिशाफ हुआ है कि मुजाहिरीन की जानिब से पथराव के बायस 23 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हुए और नुकसान के खदशात बढ़ने पर आर्टिकल 245 के तहत फौज को तलब करना पड़ा। यानी सारी की सारी रिपोर्ट ही तहरीक इंसाफ की क़यादत के खिलाफ गवाही दे रही है कि कैसे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को रद्द करते हुए डी चौक की जानिब अपना सफर जारी रखा, जबकि साथ ही साथ जलाओ घिराव भी मुलव्विस रहे। इमरान खान अपने अगले लाहेमल यानी लॉन्ग मार्च या फिर धरने को सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मशरूत कर रहे हैं, जबकि जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में वो रिपोर्ट उनके खिलाफ जारी है। वो रिपोर्ट बता रही है कि इमरान खान ने जो पहले किया वो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी थी। अब सवाल ये है उनका अगला लाहेमल क्या होगा? क्या वो सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई इस रिपोर्ट को चैलेंज करेंगे? लॉन्ग मार्च के दौरान भी इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को रद्द करते हुए बार बार कारकुनान को डी चौक पहुंचने की हिदायत की थी और साथ ही साथ ये भी कहते रहे कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने धरना देने की इजाजत दी है। और इमरान खान उस वक्त कितने बजे वो कॉल दे रहे थे, रेड जोन जाने का कह रहे थे, जरा उसकी एक झलक भी आपके साथ रखते हैं। तमाम का समुंदर लेके हम डी चौक आ रहे हैं और जितने भी लोग हैं
खींचो, मेरे इंतजार करो, मैं आ रहा हूँ। और ये जो भी शेलिंग कर रही है पुलिस, इंशाल्लाह ये जब हमें देखेगी पुलिस समझ जाएगी कि ये लोग। अब आज ही के रोज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमाओं की नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी किए गए हैं। उनमें यास्मीन राशिद समेत मुख्तलिफ रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मियां अकरम उस्मान, मोहम्मद ज़ुबैर खान न्याजी, इम्तियाज़ महमूद, मियां महमूद रशीद, मियां शफकत महमूद, मलिक नदीम अब्बास, मुराद राज, असलम इकबाल, यासिर गिलानी, यानी जो पंजाब की क़यादत है, जो प्रोमिनेंट फेसेस हैं, दलीब अब्बास, एजाज चौधरी जैसे, उनके नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। एक तरफ हुकूमत प्रेशर डाल रही है, दूसरी तरफ रिपोर्ट सबमिट हुई है। क्या इमरान खान चैलेंज करेंगे इसको, और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का क्या डिसीजन आता है और क्या स्पेस होती है इमरान खान के लिए लॉन्ग मार्च की कॉल देने के लिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा और आने वाला वक्त ही बताएगा कि इमरान खान का अगला अमल क्या होगा। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अपना रखिएगा ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।